Hello everyone. In today's session we will continue our discussion of the chapter carbon and its compound, and our today's topic is uh, physical properties of carbon compounds. Okay, so let's start with the first physical property, that is physical state. Okay, so mostly the covalent compound, that is the carbon compounds, uh, they are at the room temperature, they are in gaseous state. Okay, like hydrogen gas, okay, oxygen gas. Okay, so likewise they are uh, in gaseous state at room temperature. Okay, so this is the physical state of the carbon compounds, a covalent compound. Okay, now focus the word mostly. That doesn't mean कि सब गैसेस स्टेट में मिलेंगे, देर आर फ्यू एक्सेप्शन ऑल्सो. सो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पे जो अपने को दिखता है वो मिलता है, डैट इज ब्रोमीन, डाईब्रोमीन, Br2 मॉलिक्यूल. ओके, और साथ में अगर सॉलिड स्टेट की बात करो तो I2 एंड टेट्रा फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल. ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर तुम हेलोजन ग्रुप के अंदर आओ, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या दिखेगा कि आपको फ्लोरीन और जो क्लोरीन है वो रूम टेम्परेचर पे मिलेगा गैसेस स्टेट में, और जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है वो मिलेगी लिक्विड स्टेट में, एट द और सॉलिड स्टेट में आयोडीन. ओके, तो फिजिकल स्टेट के अंदर अपने को ये ध्यान रखना है कि दे आर मोस्टली इन द गैसेस स्टेट, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन ऑल्सो. और लिक्विड स्टेट का एग्जाम्पल हो जाएगा Br2, एंड सॉलिड स्टेट का हो जाएगा I2 एंड P4. ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, तो वी आर वेल एंड गुड. ठीक है, नाउ द सेकेंड फिजिकल स्टेट में कुछ अपने को समझाने का अगर पार्ट देखा जाए कि फिजिकल स्टेट में अगर ये क्वेश्चन अराइज होती है कि वाई दे आर इन गैसेस स्टेट, है ना, सब ज़्यादातर गैसेस स्टेट में क्यों मिलते हैं, तो आपको इतना एक बेसिक अगर आइडिया मैं बताऊं, स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट और सॉलिड स्टेट के अंदर हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि हमारी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है उनका सॉलिड से कम होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होते हैं, पर जो गैस होते हैं उनमें वीकेस्ट होता है ना. तो कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, डेट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. लेकिन जो आयनिक बॉन्ड था वहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट गेन और कंप्लीट लॉस हो रहा था. तो वहाँ क्या हो रहा था, आयनिक कंपाउंड के अंदर अपना जो सॉलिड स्टेट में इसलिए मिल रहे थे बिकॉज वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते थे आयंस के अंदर. तो उनके कारण ना उनके बीच में स्पेसिंग कम होता था और वो मोस्टली हमारे को सॉलिड स्टेट में दिख जाते थे. ठीक है, तो ये स्टेट में फिजिकल स्टेट जो होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, कि वो किस फिजिकल स्टेट में मिलेगा वो मोस्टली क्या किस पर डिपेंडेंट है, दो उस मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है ना. अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा तो वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट के अंदर अपने को मिलेगा, और वीक होगा तो आइदर लिक्विड या गैसेस स्टेट के अंदर मिलेगा, है ना. तो यहाँ पे जो सिंपल रीजनिंग ये जाएगी कि ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है ना, तो उसके बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मोस्टली वो गैसेस स्टेट में मिल जाते हैं. ठीक है, अगर ये इंट्रैक्शन वाला फंडा अपना क्लियर है ना, तो ये बहुत चीज़ों को सॉल्व कर देती है अकेले. ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये सारे पॉइंट्स हमने ना बहुत अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया था जब अपन मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल का टॉपिक कर रहे थे, है ना. तो अगर चीज़ें कुछ एक आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो एक बार वापस से देखना, एंड वहाँ पे एक बेसिक बिल्डअप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का हो जाएगा. फिर अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है तो, अदरवाइज अगर यहाँ पे समझ में सब कुछ आ जा रहा है तो इट्स टोटली ओके, है ना. अदरवाइज आप एक बार मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख लेना, तो चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, है ना. लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ऑब्वियसली आप जानते हो मेल्टिंग एंड पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें
कितना हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर रेंज करना पड़ेगा उस हीट देने के लिए। तो उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो बॉन्ड उनका इंट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, है ना। लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो उसको अपन मेल्ट कहते हैं ना। तो ऑब्वियसली तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ये जो अपन हीट दे रहे हैं और जो बॉन्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि इन दो एटम्स के बीच का इंट्रैक्शन कैसा है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा दो एटम्स के बीच का, है ना, उनकी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए हमारे को उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। डैट मीन्स कि उतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज़ करना पड़ेगा एक पट, है ना। तो उसकी वजह से उसका कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है ना। तो इट दैट इज ऑल्सो टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। लाइक आयनिक बॉन्ड के अंदर अगर आप ध्यान दो, मेटल्स के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट थी वो उनका हाई था, बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस वहाँ पे उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ जो इंट्रैक्शन था एक पॉजिटिव आयन एज और एक नेगेटिव आयंस के बीच में था, एक कटायंस एंड एक अनायंस के बीच में था। तो वहाँ पे हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स था, तो उसको ओवरकम करने के लिए अपने को, उसको ब्रेक करने के लिए अपने आप हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही थी, है ना। तो ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा टेम्परेचर पे ही हमको ज़्यादा हीट आएगा, है ना। तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था। But in case of covalent bond, there is not a complete loss और complete gain of electron नहीं होता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा। जब आयंस फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट नहीं होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आएगा। तो जब वो दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो यहाँ का जो बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वो कैसा होगा, वीक होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक, तो क्योंकि यहाँ पे आयंस नहीं है, आयंस मतलब कटायन अनायन, है ना, पॉजिटिव आयंस नहीं है। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हम कहेंगे कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कम होता है। ओके, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड द रीजन इज इट इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक। ऑब्वियसली ये वीक है, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक, क्यों ये वीक हैं, बिकॉज आयंस आर एब्सेंट। ठीक है, आयंस एब्सेंट है इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स वीक है, और अट्रैक्टिव फोर्स वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका कम हो गया। ठीक है, तो वंस अट्रैक्टिव आयंस का यहाँ पे कटायन एंड अनायन से रिलेशन है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गई होगी। नाउ वी विल मूव टू आवर थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दैट इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी तक तो हमने इतना देख लिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर बात करें तो वहाँ पे आयंस होना जरूरी है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस, तो वही तो कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स के अंदर तो आयंस मिल ही नहीं रहे हैं, तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली पुअर होगी, दैट इज देयर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट के कंडक्टर होते हैं बट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी नहीं होती है। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आयंस आर एब्सेंट। ओके, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, बट यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि अगर हम अपन कोई कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड है, अगर वो उसको हम वाटर में या एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं, है ना, तो ये भी ऐसा नहीं कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड होता है, उसमें भी पोलैरिटी के हिसाब से हम देखते हैं, बट वो डिफरेंट बॉल गेम है, तो वहाँ पे अपन नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। आप समझो कि अगर HCl इज अ, सपोज HCl इज इट इज अ आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। आई थिंक इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड ना, बिकॉज यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसके हमने एग्जांपल्स भी किए हैं, है ना। तो ये क्या होगा, जब HCl गैस नॉर्मली कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस स्टेट में होता है, तो उस टाइम पे ना ये नॉन कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा तो फिर इसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, बट जैसे इसको अपन पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है वाटर के हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, और ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ब्रेक यानी कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाता है, और H प्लस एंड Cl आयन के फॉर्म में ये फ्रीली अवेलेबल हो रहते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन हो गया, तो नाउ इट विल एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो याद रखना है कि नॉर्मली क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर कंडीशन पे ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, बट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, अगर उनमें पोलैरिटी होता है तो वो एक एक्ट करते हैं, कैसे, किस तरह से, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउ, क्योंकि उनके अंदर फिर वो वाटर के अंदर आयंस के फॉर्म में मिलते हैं अपने को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व होने की कैपेसिटी, है ना। उसी की कोई भी किसी को अपन अगर वाटर में अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि हाँ ये सॉल्युबल, अगर वो डिजॉल्व हो जा रहा है तो कहेंगे ये सॉल्युबल है, और नहीं डिजॉल्व हो रहा है तो कहेंगे इनसॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ग्लास में हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला और उसको हमने मिक्स किया, तो व्हाट वी फाइंड कि वो हमारे को सॉल्ट नहीं दिखता है, और जो वाटर है वो सलाइन वाटर हो जाता है, और जो यानी कि उसमें वो डिज़ोल्व हो चुका होता है ना। बट क्या अपन 1 टेबल स्पून, एक ग्लास वाटर लिया और उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून सैंड ग्रैन्यूल्स को डाला, ठीक है, और उसके बाद अपने ने 10 मिनट तक खूब अच्छे से स्पून से उसको मिक्स करा, तो क्या होगा, सैंड सारे डिजॉल्व हो जाएंगे? नहीं, वो वैसे ही परे हुए रहेंगे नीचे ग्लास के बॉटम पे, है ना। तो वो कहेंगे अपन कि ये नॉन डिजॉल्विंग है, तो इसकी कहेंगे इसकी सॉलिबिलिटी नहीं है ना, ये सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर। ठीक है, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, है ना, बट आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, याद है ना आपको। तो फिर लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड कहाँ सॉल्युबल होंगे, दे आर सॉल्युबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मोस्टली क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के ही लिक्विड स्टेट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी होती है। अपने को बस फर्स्ट लाइन ध्यान रखना है कि दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एक्वस मीडियम में सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। अगर मॉलिकुलर फार्मूला आपको नहीं पता है बेंजीन का, तो इट इज C6H6, ठीक है, एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड दैट इज CCl4। ओके, तो इन दोनों जगह इनकी सॉल्युबिलिटी हमको मिलती है। ओके, सो नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो यही था। बेसिक हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर ध्यान रखना है तो एक चीज़ रखना है कि कि उनकी इंट्रैक्शन कैसे हैं दो एटम्स के बीच में, और उसके अगर इंट्रैक्शन की वजह से क्या आयंस फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को बस अपने डिस्कशन को वहाँ तक, अगर ये फंडा अपने को समझ में आ गया ना, एटम्स के बीच का इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऑपरेशन, तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे को ईजिली समझ में आ जाएगी। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा हटके, एक्स्ट्रा इन्फो के लिए एनसीईआरटी ने उसको एक बॉक्स के फॉर्म में दे रखा है, तो ऑब्वियसली इसकी आइडिया होना हमारे लिए ज़रूरी है, तो मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, डैट इज़ एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप क्या होता है, सबसे पहला और जेन्यून सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट आर द एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स मीन्स बेसिकली व्हाट इट मीन्स 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट का 2 से ज़्यादा फॉर्म अगर है तो हम कहेंगे कि वो आपस में एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। ओके, तो कार्बन के 2 बहुत ही फेमस एलोट्रॉप्स हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा और हम एलोट्रॉप्स के बारे में जानते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। देखो,
जो भी एलोट्रॉप्स होंगे ना आपस में एक दूसरे के, तो उनका ना फॉर्म, फिजिकल फॉर्म अलग अलग होगा, ठीक है। फिजिकल मतलब जो फिजिकल अपेयरेंस है वो अलग अलग होगी, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ना बिल्कुल सेम होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि एलोट्रॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। तो ये अपने को ध्यान रखना है एलोट्रॉप्स का। ओके, नाउ जो मैं कह रहा था कि दे आर इन कार्बन का चैप्टर, ऑब्वियसली वी विल डिस्कस द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में कार्बन मिलता है, वन इज डायमंड एंड द अनदर वन इज ग्रेफाइट, ठीक है। आप डायमंड तो वेल नोन है, आपने सुना ही होगा, बट क्या आपको पता है कि वो कार्बन का है, उसके अंदर कार्बन बने होते हैं। कार्बन जो कोल के अंदर मिलता है वही कार्बन डायमंड के अंदर भी मिलता है, ओके। और ग्रेफाइट है ना, तो वो भी आपने सुना होगा। चलो एक एक करके दोनों को देखते हैं क्या क्या है दोनों में डिफरेंस। ओके, नाउ फर्स्ट डिफरेंस इज अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्म, ठीक है। वेरी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना। तो डायमंड का कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब थ्री डायमेंशन में हम उसको देख सकते हैं। पर जो ग्रेफाइट होता है वो टू डायमेंशन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इट मीन्स बेसिकली, देखो अगर मैं एक कार्बन के एटम को आपको अगर उनके कार्बन के अंदर कार्बन के एटम का अरेंजमेंट दिखाऊं, तो उससे पहले मैं आपको ये इस स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल नहीं था दिखाना। तो मैंने अगर एक कार्बन, ये सेंटर कार्बन को अगर आप फोकस करो, अगर ये आपको पता है एक कार्बन मैक्सिमम चार वैलेंसी सॉरी 4 बॉन्ड बना सकता है दूसरे से, है ना। तो सपोज आप सेंटर वाले कार्बन को अगर देखो ध्यान से, तो उसके साथ वो 4 डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। नाउ फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, ये कार्बन कैसे अरेंज है, ये 3 कार्बन इस प्लेन में है, मतलब ये साइड्स में नहीं है, ये उस तरफ है। तो थोड़ा सर्कल अगर आप समझो तो ऐसे 3 डिफरेंट हो, और ये ऊपर की तरफ है ना। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है डायमंड के अंदर कार्बन के अरेंजमेंट का। अब इस अरेंजमेंट को आप उठाकर यहाँ समझो इस जगह पे, तो यू विल फाइंड कि सारे कार्बन क्या हैं, एक तरह से बाकी दूसरे कार्बन के साथ एक फिक्स फॉर्म में, एक फिक्स पोजीशन में अरेंज्ड है ना। और यहाँ पे कोई भी कार्बन फ्री नहीं है। आप ये स्ट्रक्चर तो पूरी नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए दिया है। अगर आप इस लाइन के कार्बन को देखो, ये 1 2 3, तो यू विल सी कि ये जो कार्बन है ये सब सारे बाकी डिफरेंट कार्बन से, रेस्ट ऑफ द कार्बन से ये बॉन्डेड है। लाइकवाइज सेंट्रल ये वाली भी कार्बन और ये वाली भी कार्बन, है ना। तो यू विल फाइंड कि इनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज दे आर स्टैटिक फॉर्म में, एक फिक्स पोजीशन में उनका इस तरह का अरेंजमेंट बाकी दूसरे कार्बन से है। बट आप जब ग्रेफाइट को देखते हो, आई सेड इट कि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसका एक नाम और है, डैट इज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। और एक और है कि इसका अरेंजमेंट हेक्सागोनल होता है। कैसे, देखो इस पॉइंट हेक्सागोनल के जितने पॉइंट्स हैं ना, ये इस पे कार्बन कार्बन बैठ रखा है। तो क्या होता है कि एक कार्बन, अगर आप किसी एक कार्बन को, इस कार्बन को अगर आप देखो तो वो नहीं, इसको मत देखो, ये कंफ्यूज करेगी। इस कार्बन को आप देखो, इस सेंट्रल कार्बन को, तो यू विल फाइंड कि एक कार्बन सिर्फ 3 डिफरेंट कार्बन से ही अटैच है। अगर इस कार्बन की अपन बात करते हैं तो ये इस वाले से अटैच है, इस वाले से अटैच है और इस वाले से अटैच है ना। बट इधर देखो 3 डायमेंशनल के अंदर ये 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच था, है ना। और इसके अंदर 3, तो मतलब एक इसका रह जा रहा है ना। इस तरह से सारे कार्बन इस तरह से अरेंज है, और इन दोनों के कारण, इस अरेंजमेंट की वजह से इन दो कार्बन के बीच में थोड़ा एक गैप क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये लेयर, ऐसे ऐसे सारे लेयर होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। स्लिप मतलब गिरना नहीं है ना, दे कैन मूव ओवर ईच अदर, ठीक है। तो इस वजह से इसको अपन लेयर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो क्रिएट नहीं हो रही है ना। अगर ऐसा हो रहा तो वीडियो को वापस से बैक करके थोड़ा सा
और वापस से ये चीज़ों को देख लेना है ना। बेसिकली इस स्ट्रक्चर में आपको दो चीज़ देखना है कि एक कार्बन का अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, ये देखो 3D अरेंजमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको 3 साइड से देख सकते हो, ठीक है, आगे पीछे ऊपर या नीचे, है ना। तो और यहाँ पे ओनली 2 वे में इसका अरेंजमेंट है, हॉरिजेंटल लेवल पे और वर्टिकल लेवल पे, है ना। तो ये 2D है, यहाँ लेयर्ड है, और ये लेयर्ड क्यों है, क्योंकि जो सेंट्रल एट जो भी कोई भी कार्बन आप देखोगे इसमें ऐसे इधर स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो डैट डजंट मीन इनका अरेंजमेंट नहीं होगा, ये फर्दर सबका ऐसा ही स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने उठाया है। तो उसमें ये कार्बन को मैंने लिया तो ये देखो 3 से ही अटैच है ना। तो बाकी कोई भी आप कार्बन ऐसे स्ट्रक्चर में देखोगे वो डिफरेंट अदर 3 कार्बन से ही अटैच होते हैं, ना कि 4 से। तो उस वजह से एक कार्बन का जो उनका बॉन्डिंग नहीं है, मिसिंग है, उस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर अपने ऊपर या अपनी नीचे वाले किसी भी स्ट्रक्चर के साथ स्लाइड कर सकता है ना। तो उसकी वजह से इसके कंडक्टिविटी के अंदर फ़ायदा हो जाता है। ओके ओके कुछ और डिफरेंस है डायमंड्स और ग्रेफाइट के अंदर। पहला फिजिकल डिफरेंस ये आएगा कि इसका फिजिकल फॉर्म डायमंड के हार्ड होता है, ग्रेफाइट का सॉफ्ट एंड ग्रीजी होता है। डायमंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन इसका स्ट्रक्चर यहाँ प्ले करेगा बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिक्स है, इसके पास कहीं पे भी कंडक्ट करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, सब बॉन्डेड स्टेट में है। बट यहाँ पे देखो एक ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी बिकॉज आउट ऑफ 4 3 आर बॉन्डेड, बट एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके सरफेस पे बाकी है जो वो कंडक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। डायमंड हाई डेंसिटी होते हैं, ग्रेफाइट्स आर ऑफ लो डेंसिटी। डायमंड कैसे हो गए, ट्रांसपेरेंट दिखने में हो सकते हैं, ये ग्रेफाइट्स आर ओपेक, ठीक है। और अब दोनों के यूजेस देख लेते हैं अपन, तो अपना ये ख़त्म हो जाएगा एलोट्रॉपी, है ना। तो यूजेस में डायमंड्स आर मोस्टली यूज फॉर कटिंग ग्लासेस, है ना, टूल्स, कटिंग टूल्स की तरह यूज़ करते हैं, ग्लासेस, मार्बल्स के लिए, और मेडिकल फील्ड में सर्जिकल नाइफ में यूज़ होता है। ओके ग्रेफाइट का यूज़ इलेक्ट्रोड्स के लिए यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपने सुना हो ना, कैथोड, एनोड, है ना, जहाँ कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है ग्रेफाइट का, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो उनको स्लो डाउन करने के लिए ये एक मॉडरेटर का काम करते हैं। तो ग्रेफाइट आर यूज एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से हमने क्या किया, एलोट्रॉपी के अंदर जो कार्बन के 2 डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को देखा। वापस से अगर मैं आपके एक बार स्ट्रक्चर के पास आऊँ, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, जो मैं पहले बता रहा था कि नॉर्मली आप जब ये 3D स्ट्रक्चर देखते हो डायमंड का, तो इसके अंदर एक डायमंड, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है, ओके। बट इन द ग्रेफाइट व्हाट यू सी कि आउट ऑफ 4, अब सपोज दिस कार्बन, आई एम टेकिंग दिस कार्बन एज अ रेफरेंस, तो ये कार्बन सिर्फ 3 ही कार्बन के साथ, 1, 2 और ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, स्टिल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना। आपको याद है ना, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, तो उसमें से 3 तो बॉन्डेड है बट स्टिल देयर इज अ 1 इलेक्ट्रॉन, और वही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोल प्ले करता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, है ना। तो ये तो हो गया ग्रेफाइट, और लेयर्ड स्ट्रक्चर है बिकॉज एक लेयर ऊपर में इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अटैच है, दूसरा इधर है, इन दोनों के बीच में बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो भी बॉन्ड बना लिया होता तो अगेन ये भी 3D स्ट्रक्चर हो जाता, बट वो बॉन्ड नहीं बना रहा है तो ये 2D स्ट्रक्चर है, और दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, ओके। सो जो की पॉइंट है कि इसमें से आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज स्टिल फ्री, और सारे कार्बन के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और वही इस पूरे ग्रेफाइट के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के अंदर रोल प्ले करेगा। दैट इज़ द की टेक अवे, ओके। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वी विल